और क्लास करेंगे अनवरत। You are now unmuted. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग प्रीतम, कैसे गुड हो आप मॉर्निंग लोग? सर। गुड फाइन मॉर्निंग सर। फाइन सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, और कोशिश करेंगे आज जो पावर वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करके सेंटर ऑफ मास के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। बाकी जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, एक बार आप फिर से क्या ना, जो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो पाए थे दैट इज वेरी गुड, नहीं हो पाए थे उसको एक बार आप सेल्फ ट्राई करो। तो आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ना। लेकिन आप एक चीज और करना कि जो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा होगा, या कुछ क्वेश्चन आप देखना आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा कोई टफ नहीं। दो चार जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आप इन्फॉर्म कर देना मैम को, तो जो कॉमन होगा उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ठीक है। यस सर। बाकी पावर का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, व्हाट इज पावर? क्योंकि वर्क एनर्जी में जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज पावर, तो उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पता होना चाहिए हमें। आप एक बार ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक बार इसको रीड करके ट्राई करो, नहीं आता तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि पावर का क्या थ्योरी इन्वॉल्व है। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट पता है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर, देन इट्स वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड कैसे उसमें दो चीजें बेसिकली उसमें आता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, एवरेज पावर होता है, ठीक है। बाकी उसमें एक चीजों को चेंज करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ए, आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो देखो। सर ऑप्शन ए 2 किलोवाट। हाँ एग्जैक्ट, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आता है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। वो सिंपल है। इसमें क्या पूछा है, पावर एक्सर्टेड बाय कार, लाइक ये क्या बोला, किसी इंस्टेंट पे नहीं, ये क्या बोल रहा है, कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड लाइक दिस, ठीक है, अगेंस्ट ए रेस्टिव फोर्स, देन पावर एक्सर्टेड बाय द कार। तो इस सिचुएशन में ये स्पीड आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि ये जो पावर के बारे में पूछ रहा है ये इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसको डी बाई डी टी लिखते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिलता है, एफ डॉट वी भी मिल जाता है, ठीक है। फोर्स इनटू वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का, उस व्हीकल का वेलोसिटी क्या है, इनटू फोर्स, ठीक है। तो रेस्टिव फोर्स दे दिया 100 न्यूटन, राइट, और स्पीड भी दे दिया है, राइट। और ऑब्वियस सी बात है जो रेस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 टू 20, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2000। अब जो भी यूनिट है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। तो
बेसिकली आ जाएगा 2 किलो वॉट। ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। हर्षिता आपका आंसर आया? ओके चलो, Yes, sir. ओके ओके फाइन, चलो ठीक है ठीक है। तो उसके चलो एक मिनट, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करो, देन फिर मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा इसमें, कुछ सिंप्लीफिकेशंस करके। इसमें देखो आप पावर कांस्टेंट बोला है, पावर कांस्टेंट है और जो कार है रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एनी टाइम t, देन तो वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन होगा वो चीज आपको बताना है। ऑप्शन बी, चलो बढ़िया चेक कर लेते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, ऑप्शन बी आई थिंक ऑप्शन बी शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे अभी। एनीवन एल्स, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? चलो मैं एक आपको हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद खुद से आप ट्राई करना। इसमें क्या बोला, पावर इज कांस्टेंट, राइट? तो हम किसी इंस्टेंट पे पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी सिंपली, राइट? और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, राइट? इनटू ये v वेलोसिटी है, और ये पावर क्या है, ये वाला जो टर्म कांस्टेंट है, राइट? अब ध्यान से आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या ला सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो p बाई m dt इज इक्वल टू v dv, बिकॉज आपको वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। ठीक है, आपको रिलेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है। ये और पावर कांस्टेंट है, मास ऑफ द जो भी व्हीकल है कार, उसका वो भी कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। अब इसको क्या करो, आप सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा। ट्राई करो सॉल्व करने की, देखो क्या आंसर आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या, ऑप्शन सी आ रहा है सर। राइट राइट, सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या मिल जाएगा आपको, p बाई एम टी हो जाएगा, एंड इस साइड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई टू। तो बेसिकली क्या हमें रिलेशन मिल जाएगा, हमें रिलेशन मिल जाएगा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, और वी कैन आल्सो से v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आया हर्षिता कहाँ मिस्टेक हो रहा था? Yes, sir. ओके फाइन, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है।
चलो एक मिनट, इसके पर एक क्वेश्चन आप लोग करो। अ, एक पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं एल है, मास एम, ठीक है, और इस पार्टिकल को अगर सर्कल कंप्लीट करना है लाइक दिस, अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है इस पार्टिकल को, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कल, मास एम है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड ये जो बेसिकली पॉइंट है इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, राइट। तो और मास एम है, तो मिनिमम बेसिकली वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये पावर्स का नहीं, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है। तो जो वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट हो वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। ये आप लोगों को नहीं पता है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बहुत कॉमन चीज है ये। अगर कोई पार्टिकल को कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम स्पीड एट बॉटम कितनी होनी चाहिए? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एक दो बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया है। अभी तो फिर सही बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करो कि मिनिमम स्पीड एट बॉटम पॉइंट सो दैट दिस पार्टिकल ऑफ मास m having string of length l can complete the circle। मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए सो दैट वो सर्कल कंप्लीट कर सके, ये चीज आपको बताना। ओके, दीपक, श्वेता, प्रीतम, आप में से किसी को नहीं आता ये? इसकी वैल्यू कितनी होगी? So root 5 something you can say. Okay, right. It will come like something in terms of root only, but what would be the exact value? Okay, I think there are, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। Don't worry, it's okay. See, अब in the रूट 5 GL। right, root 5, तो अभी आपने सॉल्व किया इसको या पहले से पता था? सर याद था जब आपने बताया था लेक्चर में। एक दो लेक्चर वही मैं आपको बता रहा था, एक दो क्लास में मैंने इसको बताया भी था, राइट। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे तो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या है कि जब कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव करना स्टार्ट करता है तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है ये वेरी करता रहता है, ठीक है। सो अगर कंप्लीट ये जो सर्कल है, ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा सा
केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चलेगा, जब पार्टिकल जो है इस तरीके से होगा वर्टिकली पोजीशन में लाइक दिस, सो दैट जो मास m है वर्टिकली टॉप पॉइंट पे जब होगा, एट दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन होगा इस सिचुएशन में टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कल क्या होना चाहिए कि स्ट्रिंग में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग लूज हो गई। अगर स्ट्रिंग लूज हो गई तो जो पार्टिकल वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दैट केस वो हो सकता है कि सर्कल कंप्लीट ना कर पाए। सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या है कि उस एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो जो हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं या फिर वो पॉइंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है चांस है टेंशन मिनिमम होने की, या फिर बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग स्लैग होने की, मतलब स्ट्रिंग ढीली हो जाए, वो पॉइंट हमारा वर्टिकली टॉप पॉइंट है, ठीक है। लेट्स मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप बी पॉइंट पे देखो तो बी पॉइंट पे सिंपली इस तरीके से एपीडी बनाए, उस समय क्या होगा, टेंशन नीचे लगेगा और इसका जो भी मास होगा उसका mg फोर्स नीचे लेगा, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो होता तो तुरंत ही नीचे आ जाएगा, राइट। अगर आप वेलोसिटी सोचोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो कर दे, तो वेलोसिटी जीरो करने का मतलब क्या हो गया, ये तो तुरंत ही नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस किसी पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, तो उसका एनालॉग जो हम बनाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड mv²/r। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको रिलेशन मिल रहा है mv²/r इज इक्वल टू टेंशन प्लस mg, ये रिलेशन मिल रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो टेंशन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो सकती, वो फिजिबल नहीं है। हमें क्या, जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जहां पे टेंशन मिनिमम हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जस्ट ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो भी ना हो, जस्ट ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पॉइंट मैंने बी लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्लैग हो सकता है, स्लैग का मतलब कि ढीला हो सकता है, तो टेंशन जीरो हो जाएगा, तो अपने जो पार्टिकल पाथ से डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, टेंशन एट क्रिटिकल पॉइंट, या बोल सकते हैं पॉइंट बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यही हमने कैलकुलेट किया, पॉइंट बी में जो फोर्स रिलेशन हमने ये लिखा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv²/r माइनस mg, तो हम ये लिख सकते हैं mv²/r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये v जो वेलोसिटी है b पॉइंट पे है, मतलब एक वर्टिकली टॉप पॉइंट पे, ठीक है, और हमें u पॉइंट पे, सॉरी a पॉइंट पे, मतलब कि जो नीचे हम जो बॉटम पॉइंट है वहां पे कितनी वेलोसिटी दें, ये चीज हमें बतानी है कि नीचे हम कितनी वेलोसिटी दें पार्टिकल को, सो दैट कि वो एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके, वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब एक चीज हमें पता है कि वर्टिकल मतलब जो मोशन हो रहा है पार्टिकल कैसे वर्टिकल सर्कल में हो रहा है, तो वर्टिकल सर्कल में हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इसमें फोर्सेस हम देखेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और उस पार्टिकल जो मास है उस पर टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ कि इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलर मोशन के प्रोसेस में जो टेंशन फोर्स है उसका वर्क डन कितना होगा, रिप्लाई करो फटाफट आप लोग। इन द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हाट वुड बी द वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स, क्या हो गया, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो मैं उसको और इजी कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इजी करके, मैं लेट अस सपोज पार्टिकल यहाँ ए से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, लेट अस मार्क इट पॉइंट सी, ठीक है। तो
for motion of particle from point A to point C, what would be the work done of tension force? टेंशन फोर्स का वर्क क्या होगा? दीपक, कर्षिता, प्रीतम, नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालेंगे? T/L, ओके। प्रीतम, गलत है आपका आंसर। ओके, मतलब कि बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी जाननी समझनी सीखनी है। ओके, डोंट वरी। सी, हमें पता है व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब ये जो सर्कुलर मोशन का प्रोसेस है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो हर एक सिचुएशन में क्या आपको मिलेगा? टेंशन फोर्स ऑलवेज इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस कंसीडर करते हो तो जो टेंशन फोर्स उसके क्या है? परपेंडिकुलर। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ले लो और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस अगर आप कंसीडर करोगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, तो फॉर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस जो टेंशन फोर्स क्या है उस डीएस के परपेंडिकुलर है। तो इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू displacement, then what would be work done? Zero, because there is an angle 90 degree, मतलब 90 degree force है, right? So in circular motion, इस चीज को याद रखना, याद नहीं समझ लो इस चीज को। In circular motion, work done by tension force is always zero. Why? Because displacement is always perpendicular to tension force, राइट। कई बार इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें असर्शन रीजन पे क्वेश्चन बनता है कि असर्शन आपको दे देगा फिर रीजन दे देगा, तो उसको आपको बताना होगा कि सही रीजन है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जीरो क्यों होता है? इज इक्वल टू जीरो बिकॉज सिंस, राइट, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। देयर इज ए एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ए से बी में टेंशन का जो वर्क डन है जीरो है, इसमें किसका वर्क डन है? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। तो या तो ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है उस चीज से उसको करें, या फिर हम ऐसा कर लें कि हम एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, मतलब कि पार्टिकल जब ऊपर जा रहा होगा ऐसे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि जैसे पार्टिकल ए से बी पे जाएगा, सॉरी ए से पहले सी पे जाएगा, सी से बी फिर बी पे जाएगा, तो ए से सी जाने में सी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू पॉइंट ए ज्यादा होगा, सो वेलोसिटी एट पॉइंट सी वुड बी लेस एज कंपेयर टू पॉइंट ए। इन सिमिलर वे वी कैन आल्सो से दैट like as particle move from a point C to B, the kinetic energy will be less at point B as compared to A, or will be also less as compared to C, and potential energy will be greater as compared to C and A, ठीक है। तो बेसिकली हमें पॉइंट A और B को ध्यान रखना है, उस पॉइंट को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ये पॉइंट A और पॉइंट B, दो पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ये जो लेवल है हमारा पॉइंट ए वाला, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो, ठीक है। तो पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा? सिंपली एम जी एच, एच कितना हो गया? 2L हो गया, राइट। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, दो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट ए पे हमने वेलोसिटी क्या मानी? u, हाफ m u स्क्वायर हो गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। एंड एट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया एम जी इंटू एच, व्हाट इज एच, इज नथिंग बट 2L। ठीक है, ये हमें रिलेशन। अब हमें यहाँ से V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U रिप्लेस करना है और इसमें पुट करना है, क्योंकि हमें एक जो कंडीशन ये मिला है यहाँ से हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी U की। ठीक है, अब देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 4mgl। ठीक है, राइट। तो एम वी स्क्वायर की ये वैल्यू मुझे मिली। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस वाले में पुट करिए, आर नहीं एल इसको लिख लो, ठीक है ये एल है, राइट। इसको इसमें पुट कर देना है। देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे मिल जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 4mg माइनस एम जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एम यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5mg बाई एल भी है यहाँ पे, एम से एम कट गया। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, u शुड बी ग्रेटर देन रूट 5gl। ठीक है, मतलब कि फॉर कंप्लीटिंग सर्कल द मिनिमम स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बी रूट 5gl so that the so that the string would not slack, string कभी ढीली नहीं होगी, स्लैग नहीं होगा, एंड टेंशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आपको निकल के आ रहे हैं। रिजल्ट क्या, बेसिकली ऑब्जर्वेशन है कि आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पॉइंट ए पे देखो, ठीक है, तो पॉइंट ए पे आपको टेंशन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉइंट ए पे टेंशन के लिए नीचे एम जी हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर बी हो जाएगा, आर एल जो भी, तो टेंशन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और आप तो क्लियरली आपको देख के एनर्जी कंजर्वेशन से भी समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी एट ए इज मैक्सिमम, उससे कम होगा एट पॉइंट सी पे, सबसे कम जो वेलोसिटी होगी इन वर्टिकल सर्कुलर और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, और मिनिमम टेंशन कहाँ पर होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी और कोई भी पॉइंट पूछ ले तो आपको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके, बाकी किसी भी पॉइंट का कोई भी चीज़ अगर आपको पूछता है तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे एक खैर बेसिक चीज़ है, एक मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक नॉर्मल चीज़, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको ये? ओके चलो बढ़िया। खैर देखो ये मैंने एक चीज आपको करके बताई, बट हम इसमें और भी चीजें वेरी कर सकते हैं, लाइक एक डिफरेंट पोजीशंस पे टेंशन क्या। अब अगर आप क्लियरली देखो ए टू बी का जो प्रोसेस है उसको आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर रूट 5gl से ग्रेटर है बॉटम और मोस्ट पॉइंट पे स्पीड, तो सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर रूट 5gl से कम है तो क्या होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट, डिफरेंट कंडीशंस बना के उसको अप्लाई करके, राइट। बाकी लोगों को समझ में आ गया, दीपक, हर्षिता एंड नीरू? यस सर। ओके ओके चलो बढ़िया, ठीक Yes, है, sir. ओके फाइन फाइन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, इसमें अभी एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसमें मैंने क्या लिया था, स्ट्रिंग लिया था। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब कि एक रस्सी हमने ली थी, एंड रस्सी क्या कि वो ओके 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 फाइन, इट्स ओके। सो इन दिस केस व्हाट वी टेक ए स्ट्रिंग, हमने एक स्ट्रिंग लिया था। सो लाइक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिंग में लूज हो सकता है, सो लूज मींस व्हाट, लाइक टेंशन में भी जीरो, टेंशन जीरो से क्या नेगेटिव तो होगा नहीं, राइट। सो वी विल टेक ए डिफरेंट केस, इन दैट केस देयर वुड नॉट बी स्ट्रिंग, देयर वुड बी ए रॉड, राइट, a massless rod, let us see, देखते हैं। if I say there is a massless rod of length L like this, right, massless, sorry, like this,
and the rod is hinged at this point, and a small particle of mass m is attached at other end of this rod. Right? This is massless rod. Right? The ideal condition है, right? Massless rod, right? And this part, let us suppose the length of rod is l. So you have to find the same condition. What would be the minimum speed of the particle at bottommost point so that it can complete circle, vertical circle, right? We are talking about the vertical circle, right? It is slightly different than previous one, right? So आप ऐसे मत बोला सर रूट 5 GL हो जाएगा रूट 5 GL आंसर नहीं होगा, इट वुड बी डिफरेंट होगा. यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा एंड एक डिफरेंट लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये है massless rod and you need to find the condition so that this mass of particle of mass m can complete vertical circle, right? Just try. Neru, are you getting what I am going to say? Okay, that's fine. You can just try this one. You have to do in similar way as we done previous part. Just find the critical point and the critical position, and then use work energy theorem. अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आई अगेन मैं फिर से बोलूंगा, जस्ट आस्क हियर, टेक्स्ट द चैट बॉक्स में आप चैट कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो, डोंट हेजिटेट. अगर प्रीवियस पार्ट समझ में आया, लॉजिक क्लियर था, तो इसमें भी आप कर सकते हो, जैसे कोई इशू. चलो ठीक, मैं बताता हूँ. So this is slightly different than previous one. In the previous case, there was a string, right? So string may lose means what? Like the tension in string may be zero हो सकता है. If the string will lose, then there is a chance that the particle may deviate from its path, right? So what conditions we apply? We apply that the minimum tension in string should be greater than zero. That should be a positive value, right? So we found the critical point at vertically topmost point, and then we solve as per the given data, right? But in this case, this is slightly different from previous one, because here is a massless rod, and you know rod cannot lose, right? The length of rod would always be L, right? It cannot lose, it will be always tight, right? So we can say that or you can also say that the tension in the rod may be zero. It is like not practically possible. Zero means what? It is changed, it has changed its state, right? So what we can apply the condition is at vertically topmost point. Like if you just rotate this rod like this, just see, if we rotate rod just like this, and we give some energy so that it's just reached at this position like this, so that it just reached at this position like this, and if at this situation or this instant is at this position, if velocity is slightly greater than zero,
or we can also say almost to zero. And if you just slightly push the rod leftward, then it can complete a vertical circle easily. Okay, we need to just slightly push it like this vertical top position, then it can easily complete a circle, right? So in this situation we can apply a condition of what at this point, let us say again this point is as A and this point as P. So we can say that if velocity of this particle of mass m at point B is just greater than 0, because rod cannot lose, right? Rod is lose नहीं हो सकता, it will be always tight, right? So like particle will not deviate from its path of circle, right? So we can apply the condition of what velocity of particle at point B should be greater than 0, slightly greater than 0, right? Then it can easily complete the circle, right? So this is the condition which we will apply for this situation. So just like this is the condition, like velocity at point B should be greater than 0. Apply work energy theorem or energy conservation simply at point A and at point B. You will get the answer. Just do it. हमें कंडीशन क्या मिली? कंडीशन क्या मिली हमें लॉजिकली तो समझ में आएगा कि रॉड है वो लूज नहीं हो सकता. लूज नहीं हो सकता मतलब कि ये जो पार्टिकल है मास m जो उसके दूसरे एंड पे लगा हुआ है वो उस पाथ से डेविएट नहीं हो सकता, राइट? सो अगर हम उस रॉड को या उस मास पार्टिकल को जस्ट बी पे पहुंचा देते हैं, इट कैन इजिली कंप्लीट. अगर सोचो अब जस्ट बी में हमने उसको पहुंचा दिया, उसको स्लाइटली पुश कर दिया ऐसे, तो आराम से ऐसे सर्कल कंप्लीट कर सकता है, बिकॉज रॉड है वो तो लूज हो नहीं सकता. ठीक है, तो ये कंडीशन हमें बनेगी इन केस ऑफ रॉड की, लेकिन वर्टिकल टॉप पॉइंट जस्ट ग्रेटर देन 0 वेलोसिटी. ठीक है, सो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सिंपल आप क्या लिखो, एनर्जी कंजर्वेशन, एंड जस्ट सॉल्व इट एंड बताओ व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. आपको क्या आंसर मिल रहा है? Anyone got the answer? What will be the minimum velocity at bottommost point? I think यार अब तो सॉल्व कर लेना चाहिए. जस्ट सेम हमने प्रीवियस किया, नथिंग एल्स, द कंडीशन बस चेंज हुआ है एट पॉइंट बी का. root GL. रूट व्हाट? So 2 root GL. 2 रूट जीएल. हाँ ठीक है राइट, सही. 2 रूट जीएल इसमें रूट 4 जीएल, राइट, सही. नीरू, डिड यू गेट द आंसर? व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड एट बॉटममोस्ट पॉइंट? सानू समझ में आ रहा है आपको? Okay, see, just do energy conservation at point, like, so first we need, okay fine, okay, just see at point B, right? So at point B what we can write, just see like this, like mg would be downward like this, and there will be mv square by r, and tension would be downward like this, right? So what we can write, just leave this value of tension, right, because इससे कोई चेंज नहीं मिलता है. So what we can write,
At point B, we can write like this: mv square by r minus mg. We can write like equal to 0 or like this condition, ये जो condition हमें है, v should be velocity at point B should be greater than 0, right? सो हमें ये इक्वल टू 0 मिला है, सो हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से पुट करके एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है? कैसे पुट कर सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू? वेलोसिटी की वैल्यू बेसिकली हम क्या सिंपली यही चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं, लाइक v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, और सिंपली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है? सो व्हाट वी विल गेट v स्क्वायर, और वी कैन आल्सो राइट, एक मिनट, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से वैल्यू लाके पुट करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू डू, लाइक डू जस्ट सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी. So at point A, it is simply half m v square, and potential energy is 0 at point B. What we can write, half m v square and plus m g into 2m, right? If we'll solve, what we'll get m v square is equal to m v square plus 4 m g n, right? So what we know, I did again a mistake, this is minus 1, right? So what we get, v square is equal to u square minus 4gn, right? And what we get the condition, like velocity at point B is greater than 0, this is velocity at point B. Velocity at point B is greater than 0, that means what, velocity square is also greater than 0, and so what we can write, this should be greater than 0. So what we will get, u square should be greater than 4gn, or we can also write u is greater than root 4gn, right? So in this case, velocity should be greater than root 4gn, or we can also write, is as root 4gn greater than, or we can also write as 2 root gn. Both are the correct, right? समझ में आ गया सबको? Did you get? Or anyone have any question, any query in this part especially? Rest we will discuss later. Deepak, Harshita, did you get this explanation? समझ में आ गया ये? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so it is. So like we should know, right? So, how to proceed the questions. Like if there would be any question, like, by changing some data, some details. So we should know like how to approach such kind of questions, right? So first of all, we need to find the critical condition. Like then we need to like require things like do the energy conservation, right? Force equations, then simplify that one. Okay, fine. Let us move on the next one. What we are doing, the power, right? Okay, so this is again a question of nature of equilibrium, right? We learned in the previous class the nature of equilibrium. Just read the question and try to reply what would be the correct one. Sorry. Okay, just read this one and try to find the answer. Anyone got the answer? किसी का आंसर आया इसमें? सानू समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? ग्राफ थोड़ा ऊपर करेंगे दिखते हैं। ओके,
अब दिख रहा है ग्राफ? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। D. डी। ओके ठीक। अच्छा मैं अगर ये पूछूं लाइक एट पॉइंट x2 क्या होगा लाइक, अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, इज देयर चांस कि x2 पॉइंट No, पे, sir. Unstable. राइट 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 x2, X2 sir and unstable. राइट राइट राइट, ओके फाइन, सही है सही, ठीक है ठीक है। Okay, like if you see the graph, like we see that like at point x1 and x3, the potential energy is zero, right? Potential energy is zero. That means what we can also say that force is zero. But there is no any kind of like inclination or declination or any critical point, so that we can just get the at point x1 and x2 there would be minimum or maximum. We can't say from this graph because there is no any sign, right? But if we see at point x2, we can clearly say at point x2, the slope of this curve is zero, right? Like this, and this line would be parallel to the x-axis. So what would be slope of this curve? Nothing but du by dx, right? And what is du by dx? Force. Minus of this will be force, right? So we can say that at point x2, the force is zero, right? Because slope is zero, right? And we can clearly see that like if we place a point at this position and if we displace slightly, from rightward or leftward, it will not comes to its original position again. It will, if it is displaced slightly from at any position, either rightward either leftward, it will shift to that direction. Okay. So we can say that like we can't say anything about point x1 and x3, but we can say that the point x2 is point of unstable equilibrium, right? समझ में आ गया सभी को? एवरीवन गॉट इट? Yes sir. इसका D होगा. हाँ एग्जैक्टली, द आंसर वुड बी डी। अगर x2 के बारे में बोलता है कि x2 इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था, बट ऐसा कुछ बोला नहीं, सो द करेक्ट आंसर वुड बी द डी, none of this. नीरू, हर्षिता, did you get it? Okay fine, okay, so let us move on the next one. Okay, just try this one. अच्छा question, just we need to find the relation. इस क्वेश्चन को रीड करो आप, ट्राई दिस वन।
एनीवन गेट द आंसर? किसी का आंसर आया? सिंपल, आपको जस्ट जस्ट आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आप चीजें समझ जाओगे। सी, yes, I think C is the right answer. Okay, C. देखो, first of all, just understand the situation. What it is said that one end of an unstraight vertical spring is attached to ceiling. Let us suppose this is ceiling, is attached like this. And other uh, just object, and other end is slowly lowered to its equilibrium position. Let us suppose ki when it's achieved equilibrium position like this, right? Let us suppose the natural length of the spring is at this point. This is natural length point, and this is after attaining the equilibrium position, right? So let us suppose that elongation in the spring is bx, right? So what we can write at equilibrium position, हम क्या लिख सकते हैं, that mg force will act downward and the spring force will act upward, that is kx. So at equilibrium position what we can write, we can write kx is equal to mg, right? So what will be value of x? X will be mg by k, right? So what did you say? If F be, sorry, S be the gain in spring energy. So what is the spring energy? Spring energy is nothing but half k x square. What is x? X is nothing but mg by k, mg by k whole square. So when we will simplify, what we will get? We will get m square g square by 2k. This is spring energy, right? And what would be gravitational potential energy? Just see, gravitational potential energy, simply mgh, right? And what is h? H is nothing but the x, and what we can write value of x? Mg into x is nothing but mg by k, right? So what we can write is m square g square by k, right? So like gravitational potential energy is capital G, and what is spring potential? It is s. So we can replace the value of m square g square by k. It would be 2s, right? So g is equal to 2s. So the correct option is the C. Everyone get it? समझ में आ गया सबको? Simple कहानी, nothing to do much. Just write the relation, write the force balance relation, and just write the spring potential energy and gravitational potential energy, and then just relate them. Okay, चलो बढ़िया, that's fine. Good, good, good. दीपक, प्रीतम, समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. Neeru, did you get it? Okay, that's fine. Okay, so let us move on the next one. Okay, so you are given the potential energy relation and sorry, potential energy and the position relation. In terms of force, you need to find the force acting on a particle at the given position or coordinate, you can say. Let's try this one.
Everyone knows the relation of potential energy and force. F is equal to minus del u by del x, and if the potential energy in the form of x y z, then this write it in I cap, j cap, and k cap form. Option B. Okay. Okay, let me चेक कर लेते हैं इसको. I hope everyone knows the relation. We know the relation. F is equal to minus d by ds, right? So we can write, if the energy is given in the form of x y z, so we can write force vector like this. F vector is equal to minus del u by del x I cap minus del u by del y j cap, this is u not v, minus del u by del z k cap, right? This is the force and energy relation in the form of vector, right? So you need to solve this question by using this method, right? And after that, just put the value of coordinate, right? So when we will differentiate potential energy partially with respect to x, what we will get? We will get d by dx of cos is minus sign, and minus minus would be plus. So what we will get finally? We will get simply sine of x plus y I cap, and plus if we will partially difference with respect to y, what we will get? Again we will get cos of minus sign, and minus of minus is plus. So what we will get finally? We will get finally sine of x plus y j cap, and there is nothing in terms of z, so it would be 0, right? So just put the value of x and y, that is 0 and pi by 4. We will put the value, what we will get? We will get just simply sine of pi by 4 I cap plus sine of, sorry, sine of pi by 4 j cap, right? Just solve this. So simply what will get? Sine of pi by 4 is 1 by root 2, so 1 by root 2, just take common, I plus j cap, right? So the correct option would be B option. Yes, Sita, yes, you are right. Everyone get it? How to solve this question? Okay, fine. Easy था यार. I don't think ये सब कि हमने previous class में ऐसे एक दो questions भी किए थे. So if अगर आपको, if you are given like potential energy in the form of x y z, then you have to write the force like this one, right? Because force is a vector quantity, so just write in this way. इस तरीके से हम लिखेंगे तो हम उसको partially differentiate with respect to s x, and partially differentiate with respect to y, and partially differentiate with respect to z, right? Okay then. So everyone got it? समझ में आ गया सबको? And just write down this relation, force and potential energy relation. Okay, fine. So good. So let us move on the next one. Okay, this is good one. Just read this question carefully and try this one.
B. नहीं, B is the not the answer. B आंसर नहीं है सर. A. Yes, I think A is the right answer. स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम रहेगा। नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो डिफरेंट दिया है. फर्स्ट का अलग 300. रहेगा, हाँ, अलग अलग है ना। एग्जैक्टली दिया नहीं तो क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में. द फर्स्ट वन का 300 न्यूटन पर मीटर है, सेकंड का 400 न्यूटन पर मीटर. राइट. Okay, see, देखो आप इसमें just see it. First of all, we have to understand the combination of spring, right? Like if we combine two spring, then like what will be the condition and how to solve this, right? Okay, just see this one. Let us understand first series combination of spring, right? First, we will do the general case. Right? Let us suppose this is a spring having a spring constant K1, and this is attached in series with another spring which is having a spring constant K2, and there is a block, right, like this. Okay. So I hope you know, like if we like attach to a spring in series, the equivalent spring constant would be like this. K equivalent would be K1 K2 upon K1 plus K2, right? And how we get it, let us try to understand this one, right? समझते हैं इस चीज को. See, if we elongate this spring by a length x, right? So because the spring constant of one is different and the spring constant of second one is different, right? So the individual elongation in these two spring will be different. Let us say it, the elongation in this spring is x1 and elongation in this spring be s2. So we can write x1 plus x2 is equal to x. Simple, right? The elongation in spring 1 plus elongation in spring 2 is equal to net elongation, right? Like this. If we draw the body of this block, right, just see it carefully. Then let us suppose there is an external force, and obviously the spring force will act in this direction. And the question is, what will be the value of spring force acting on this block in the left direction? This is interesting one, right? So if we'll find, the spring force will be nothing but the string attached to the block, right? What will be the spring force? The spring force will act on this block due to the spring number 2. So this would be nothing but K2 X2, right? So we can write F net is equal to minus K2 X2 because it is acting in negative x direction, right? And because it has achieved equilibrium, like if there is an external force applied in rightward direction, so we can say that this block is achieved at equilibrium. So we can also say that like this point is the point of junction of two spring connection, or you can also say the joint point, right? So we can say that like this point is also in an equilibrium. So from this point we can get that like K1 x1 is equal to K2 x2, right? Because this point is an equilibrium, right? Like, so this spring will act force in this direction, this spring will
apply force or exert and force in this direction in such a manner, right? So if we need to write the this F net in the form of K equivalent in X, so how we can write? Just see it, right? From this relation and use this relation, right? Just replace x1 by this one, right? Just put value of x1 is equal to nothing but k2 by k1 into x2, just in this equation. So what we will get? We will get k2 by k1 x2 plus x2 is equal to x. So just take x2 common. What we will get? We will get k1 plus k2 by k1 is equal to x, right? So just put the value of x2 at this point, at this position. So k2, sorry, x2, sorry, x2. So what we will get? X2 is equal to nothing but k1 x1 upon k1 plus k2. So this is nothing but k equivalent, right? So we can write like this one, k equivalent into x. So we can write F net is equal to K equivalent into X in this form. So from this relation, what we will get? K equivalent is equal to K1 K2 upon K1 plus K2, right? And in the given question, it is said that the spring is in series combination. So we can use this relation also, right? Okay, so just I hope you got this explanation. Anyone have any queries in this explanation of series combination of the two springs? How we get the K equivalent? Any query? Any doubt? किसी को कुछ पूछना है इसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कैसे हम K equivalent ले आए? Okay, that's fine. Okay, so let us move on. सर Fnet के नीचे से थोड़ा फिर से बोल लेंगे? कौन सा? मुझे नहीं सर Fnet के नेक्स्ट वाला जो अच्छा, ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये सर देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? जस्ट आप इस ब्लॉक को देखो। तो जब आप इस ब्लॉक को देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ब्लॉक पे कौन सा स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है? एक्स सेकंड वन, राइट? तो जो सेकंड वन स्प्रिंग है, तो सेकंड वन स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? K2 X2 तो फोर्स लगाएगा, राइट? यस वही हमने लिखा है F net is equal to, मतलब लाइक नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू minus K2 X2 because minus K because it is acting in negative direction, right? So अब इसके बाद हमने क्या कि यहाँ पे जो रिलेशन हमें मिला था x1 plus x2 is equal to x, and ये जो मिड पॉइंट था यहाँ पे फोर्स बैलेंस करके हमने निकाला। तो यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाली। यहाँ से x2 की वैल्यू हम क्या ऐसे लिख सकते थे? k1 x1 अपॉन k1 plus k2 हम लिख सकते थे। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, इन प्लेस ऑफ x2। तो हमें F नेट और x में रिलेशन, बिकॉज नेट जो इलोंगेशन कितना है? x है, ठीक है? तो वहां से हमने एक इस चीज को क्या एक नाम दे दिया? K इक्विवेलेंट। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज उल्टा ऑफ इनवर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus K2। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। यू कैन रिमेंबर आल्सो इन दिस वे आल्सो, दैट की सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आप इतना? यस सर समझ में आया सर। ओके ओके, दैट्स फाइन। ओके ओके, so let us move on the our question. Neeru, did you get it? Okay, so question क्या बोला? In similar way, like this is the two spring, like this, ऐसे, and ठीक है, there is a block and some mass, right? You don't need to know the mass, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Let us say this is spring A, this is spring B, right? So it is the total compression. Total compression is means what we know X is equal to 8.75, right? 8.75 centimeter. So we can also say that X is equal to nothing but x1 plus x2, or you can say xa plus xb. What is x1? Compression in spring A, and what is x2? Compression in spring B, right?
खैर उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस हमें वो रिलेशन हमें समझना था, जस्ट वी नीड टू नो द दिस पॉइंट रिलेशन। इस पॉइंट का रिलेशन क्या था, नथिंग बट अगर इसको लेट अस से दिस इज 1 दिस इज 2, सो k1 x1 is equal to k2 x2, राइट। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, we can write x1 by x2 is equal to k2 by k1, and k2 is equal to 400, k1 is equal to 300, so what will get, we'll get 4 by 3, right? So what it is asked, ratio of energy stored in spring A and spring B in such a manner, ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। so हम क्या लिख सकते हैं, energy stored in A divided by energy stored in B is equal to half k1 x1 square divided by half k2 x2 square, right? When we will simplify, what we will get, k1 by k2 into x1 by x2 का whole square, and what is x1 by x2, x1 by x2 is nothing but k2 by k1, इसका whole square, right? यहाँ से हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। so after simplifying what will we will get nothing but k2 by k1, right? because 1 k2 इनकी वैल्यू will cancel out, so what will get 4 by 3, so the ratio of energy is nothing but 4 by 3। everyone got it, समझ में आ गया सबको ये, how I solve this question? दीपक प्रीतम, okay, fine, okay, that's good, that's good, yes Harshita, you were right, answer is the correct one, okay, that's fine, let's move on the next one, yeah, this is the question, I think good one, it is just read this question carefully and try this one.
Anyone got the answer? Okay, option A. Okay, let us check which one may be the correct one. See, a particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal instantaneous power of the gravitation. Right? Okay, see, a particle is projected like this one. Right? With u, and this angle is theta. Right? So the path would be like this one. Right? So instantaneous power of gravitation force. If at any position we draw the force, let us suppose at this position, if we draw the force, this like mg will act downward like this one, right? And if we draw the direction of velocity like this, velocity direction कुछ इस तरीके से होगी, and if we resolve it, we will get this one and this one, right? So we know what is power. Power is nothing but F dot V, right? Means dot product of force and velocity, right? So we can say that if the force is perpendicular, to velocity or velocity is perpendicular to force, then there will be no any kind of power, right? Power will be zero basically, right? So in this case, we can see clearly that if this is u, sorry, let us v at any time t, and this is horizontal component of velocity, and this is vertical component of velocity, right? So at every position, at every instant of point, the horizontal component of velocity make an angle of 90 degree with force mg. So we can say that the power generated or developed due to the horizontal component of velocity will always be zero. So the power will generate due to the vertical component of velocity only, right? So at any instant t, what we can write, the vertical component of velocity vy is nothing but u sine theta minus gt, right? It is nothing but u sine theta minus gt, right? So what we can write power for vertical component of velocity, it is equal to force. What is force? It is mg into velocity. What is velocity? It is nothing but u sine theta minus gt, right? So we can clearly say that, see that like there is a linear relation between power and time, right? So we can say that the instantaneous power of gravitational force varies linearly with time. Like the second one is with constant throughout this round is negative for complete path. That it will depends on the value, right? None of the like we here. So the option A will be the correct one. तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, राइट? समझ में आया? दीपक, प्रीतम, सनु, यस, हर्षिता है, नीरू, यू आर द योर आंसर वर राइट. तो वीवाई कैसे निकले समझ में नहीं। यार प्रोजेक्ट टाइम में नहीं पता कैसे निकालते हो यू भाई. अब देखो सिंपल, यहाँ पे u है, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u sin थीटा हो जाएगा, राइट? और अगर इसको हम ओरिजिन मानते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव है. g किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस u हो जाएगा. तो v फाइनल इक्वल टू u इनिशियल माइनस प्लस एक्सेलरेशन इनटू t. सो एक्सेलरेशन कितना? माइनस v. इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u sin थीटा है. वही तो लिखा है मैंने. और ये नहीं पता v फाइनल इक्वल टू u इनिशियल या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस at. ये तो फॉर्मूला मैंने यूज किया फॉर वर्टिकल डायरेक्शन वाली, नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. समझ में आया प्रीतम? ठीक है, ओके, दैट्स फाइन. सनु समझ में आ गया आपको? Okay, that's fine. Let us move on the next one. Okay, just read this one.
and try to solve this. Good one. Just read this question carefully and try carefully also. B. Okay, let us check. Okay. Anyone else got the answer? और किसी का आंसर आया है इसमें? Conceptual है. आपको you need to write the relations first then. B. Okay. Okay. Let us check कर लेते हैं. Okay. See. The first statement said if they compressed to same distance, then work done on A is greater than work done on B. What would be the work done? Work done nothing but the change in kinetic energy. Sorry, change in potential energy. There is no kinetic energy. Change in potential energy means final minus initial, right? So let us see the potential energy. Potential energy of A would be equal to half Ka x square, and potential energy of B will be equal to half kb x square, right? So like the compression is same, means x is same, right? And we are given that Ka is greater than Kb, so we can say that Ua is greater than Ub. This implies we can also say that work done on A is greater than work done on B, right? So option A is the correct one. But let us check B option also, right? It is said that if work compressed by same force, work done on A is less than work done on B. Like, it is said that like if we compress by the same amount of force, like this one, just see. If this is the block, and it is said that if compressed by the same force, means this F is the external force. First, Ka, let us say a compression in the spring is x1, so this would be equal to F, and what we can write, x1 is equal to F by Ka, and for second one similarly we can write that for x2 is equal to F by Kb, right? So F is the same, right? It is said that compressed by same force. So potential energy, what would be the potential energy of A in second case? We are finding in the second case. So potential energy of A will be equal to half Ka x1 square. What is x1? X1 is nothing but F by K whole square. So what will get? We'll get nothing but we'll get F square by 2 Ka, right? In similar way,
what you get for b, half kb x2 square. What is x2? F by kb. When we will solve, what we will get? We will get f square by twice of kb, right? So when we will compare, what we will get, because ka is greater than kb, so we can say that ub is greater than ue, right? So we can also say that work done on b is greater than work done on a, right? So option a is correct and option b is also correct. So what would be the our correct option? The option D would be the correct one. Sanuji, yes, you are right. The option D will be the correct answer. Everyone got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine, fine. Okay. Neeru, did you get it? Okay, that's fine. Okay, let us move on the next one. Okay. Just read this, sorry, just read this statement and try this one. Option A. Okay. Okay. Anyone else got the answer? Option A. Right. Simple. Like हमने like we discussed in the previous lectures also. The work done by friction may be zero also and maybe positive also. It depends on the frame, right? If you change the frame, the work done by friction may be positive also, right? So the statement one is wrong because it is saying that a work done by friction is always negative. It is false. It may be negative, maybe zero, maybe positive also, right? So the statement one is false. So the option is the correct one. And if frictional force acts on a body, its kinetic energy may decrease. Right? It's true. Like if the friction force will act on any particular body, it will reduce its velocity and definitely its kinetic energy will decrease. So statement one wrong हो गया, false हो गया, and statement two क्या हो गया, true हो गया. So option A will be the correct one, right? Okay, so let us move on the next one. Okay, just read this one. I think we did similar kind of question. Okay, just try this one. मैं ऐसा similar question already कर चुके हैं, so you can try this one.
Sir, B. D answer. Yes, sir. Okay. Achha, sorry. Wait a second. I think there is some correction in this question. What is the correction? Wait. एक मिनट. Yes, sir. X is wrong. ये बेसिकली ऐसा है. 2. Wait a second. But I can write here. X to the power. Yeah, it is 2x to the power 4, right? Just try by this one. U is nothing but 2x to the power 4 minus 27x. Try by this one. ठीक है, इससे आप ट्राई करो. I think yes. हाँ, इससे ट्राई करो. Potential energy is equal to 2x to the power 4 minus 27x. So B. B. Okay, fine. ठीक है. Okay, just see this one. Okay, so like just differentiate once. What we'll get? Du by dx. What will be? We'll get nothing but 8x cube minus 27. Right. So when we put this is equal to 0, what we'll get? We'll get x is equal to, say, basically x cube is equal to 27 by 8, means x is equal to 3 by 2. Right. And we'll differentiate once it again. What we'll get? d2u upon dx2 will get nothing but 24 x square, right? So if you will put x is equal to 3 by 2, what we get? We'll get greater than 0. Greater than 0 means what? Local minima, right? Local minima means what? Stable equilibrium. So x is equal to 3 by 2 is nothing but point of stable equilibrium, right? बाकी लोगों को समझ में आया है? यस सर. हमने प्रीवियस क्लास में खैर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस किया था, तो कुछ नया नहीं, बस प्रैक्टिस हो गई आपकी. ठीक है. ओके, सोनू, हर्षिता, समझ में आ गया आपको? ओके, दैट्स फाइन. एनीथिंग यू वांट टू आस्क in today's lecture, regarding today's lecture? Because we'll in this class here, so अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. एंड जो टेस्ट का क्वेश्चंस है that we'll discuss in next class. So and first of all, like just try all the questions. Like जो आपसे questions नहीं हुए, just try once. I hope कि उसमें से सारे कुछ questions हो जाएंगे, right? Because होता है कि हम एग्जाम के इन्वायरमेंट में कई सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, बट जब घर पे आते हैं तो उसको हम जब पेशेंसली बैठ करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट? तो आप एक बार उसको ट्राई करो खुद से. जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं इन्फॉर्म करो मुझे, या मैम को आप इन्फॉर्म करो. सो नेक्स्ट क्लास में जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, कॉमन क्वेश्चंस होंगे, उस चीज़ को एक कॉमनली डिस्कस कर लेंगे, राइट? Okay, that's fine. Anyone else have any query? Any question? Okay, thank you so much, everyone. See you in next class. Thank you. Thank you so much. You are now muted.